चंदन और स्टेफी की अरेंज मैरिज हो रही थी। विवाह मंडप में दोनों पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे ले रहे थे। इस पल में जहां एक तरफ चंदन का चेहरा खुशी और एक नए जीवन के भारी उत्साह से दमक रहा था, वहीं दूसरी ओर स्टेफी का हाल बिल्कुल विपरीत था। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और चेहरे पर गहरी मायूसी के बादल छाए हुए थे। फेरे लेते हुए जब चंदन की नजर अचानक स्टेफी के उदास चेहरे पर पड़ी तो वह उसे इस हाल में देखकर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी के इस मौके पर आखिर स्टेफी इतनी दुखी क्यों है। सुहागरात के समय जब चंदन दिल में ढेरों अरमान लिए कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि स्टेफी बिस्तर पर गुमसुम बैठी है। उसके चेहरे पर अभी भी वही गहरी उदासी छाई हुई थी। चंदन ने पास जाकर बड़े प्यार से स्टेफी की इस अजीब खामोशी की वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन स्टेफी ने बिना कोई जवाब दिए अपना मुंह फेर लिया और अपने उसी भारी भरकम शादी के लाल जोड़े में ही बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई। उसका यह रूखापन देखकर चंदन पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्टेफी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। नई जिंदगी की शुरुआत और शादी की पहली रात को लेकर चंदन के मन में जो भी उमंग और उत्साह था, वह पल भर में एक अजीब और दमघोंटू सन्नाटे में तब्दील हो गया। चंदन कुछ देर तक बिस्तर के पास ही बुत बनकर खड़ा रहा और अपने उलझे हुए मन से इस अनसुलझी स्थिति को समझने की जद्दोजहद करता रहा। इधर स्टेफी के चेहरे पर अब भी उदासी छाई हुई थी। शायद वह इस अरेंज मैरिज से खुश नहीं थी, या फिर किसी बिल्कुल अजनबी इंसान के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने को लेकर उसके मन में कोई डर बैठा हुआ था। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, चंदन ने एक समझदार जीवन साथी की तरह अपने मन की सारी ख्वाहिशों और अरमानों को एक तरफ रख दिया। उसने पास ही रखा एक कंबल उठाया और स्टेफी को अच्छी तरह से ओढ़ा दिया ताकि उसे ठंड न लगे। इसके बाद उसने कमरे के कोने में पड़े एक गद्दे और तकिए को उठाया, उन्हें जमीन पर बिछाया और खुद भी अपने शादी वाले सूट में ही सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि नींद तो जैसे दोनों की ही आंखों से कोसों दूर थी। उसी खामोशी के बीच स्टेफी ने भी नजरें चुराकर चुपके से जमीन पर लेटे चंदन की तरफ देखा। चंदन के इस शालीन और सम्मान भरे बर्ताव ने उसके मन की घबराहट को कुछ कम किया और दिल में एक संतोष की भावना लिए वह सुकून से सो गई। अगले दिन चंदन स्टेफी को उसके मायके से विदा करवाकर ले जाने की तैयारी कर रहा था। तभी स्टेफी एक भारी भरकम बैग उठाए बाहर आई। चंदन तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन स्टेफी ने उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और झटके से अपना बैग अपनी तरफ खींच लिया। बेचारे चंदन को इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। उसने आगे बढ़कर स्टेफी के लिए कार का दरवाजा खोला। स्टेफी ने अपना वह बैग आगे वाली सीट पर रख दिया और खुद किसी अजनबी यात्री की तरह पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। स्टेफी के इस लगातार रूखेपन से अब चंदन को भी कहीं न कहीं अंदर तक ठेस पहुंचने लगी थी। हालांकि उसने एक बार फिर स्टेफी की उलझन और उसके दुख को समझने की कोशिश की और बिना कुछ कहे दोनों अपने सफर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर कार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सफर के दौरान दोनों रियर व्यू मिरर के सहारे छुप छुप कर एक दूसरे को देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें टकराती, दोनों झटके से अपनी नजरें चुरा लेते। इसी झिझक और एक अनकहे प्यार के साथ दोनों ने अपनी मंजिल की ओर अपना सफर जारी रखा। रास्ते में एक जगह वे दोनों तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक फोटो स्टूडियो में रुके। वहां कैमरे के सामने भी उन दोनों के बीच की वह अजीब सी दूरी साफ छलक रही थी, जिसे फोटोग्राफर ने भी भांप लिया। तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए उसने दोनों को एक दूसरे के थोड़ा करीब आने का इशारा किया। फोटोग्राफर की बात मानकर चंदन ने जैसे ही स्टेफी के करीब जाने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया, स्टेफी ने तुरंत असहज होकर अपने 2 कदम पीछे खींच लिए। यह देखकर चंदन का दिल एक बार फिर बैठ गया, लेकिन उसने अपनी गहरी मायूसी को एक बार फिर एक फीकी सी मुस्कान के पीछे बड़ी ही खामोशी से छिपा लिया। उसी शाम मेले में घूमते वक्त स्टेफी की नजर एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कि जो कोई भी रस्साकशी के खेल में वहां मौजूद पहलवान को हराएगा, उसे इनाम में एक खूबसूरत बनारसी साड़ी मिलेगी। स्टेफी के चेहरे के भाव देखकर चंदन तुरंत समझ गया था कि उसे वह साड़ी कितनी पसंद आई है, लेकिन स्टेफी ने अपने मन की बात चंदन से नहीं कही और खामोशी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद अचानक स्टेफी को एहसास हुआ कि वह तो अकेली ही आगे जा रही है। चंदन तो उसके साथ है ही नहीं। उसने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। दरअसल चंदन उस साड़ी को जीतने के लिए पहलवान से रस्साकशी करने मैदान में उतर चुका था। मुकाबला शुरू हुआ और पहलवान ने जैसे ही अपना जोर लगाया, चंदन झटके से जमीन पर आ गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धूल और मिट्टी से सने चंदन को इस हाल में देखकर पहली बार स्टेफी के चेहरे पर उसके लिए गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। इधर चंदन ने भी अपनी एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। स्टेफी के लिए कुछ कर गुजरने की उसकी इस चाहत ने उसे ऐसी ताकत दी कि आखिरकार उसने उस भारी भरकम पहलवान को हरा ही दिया। चंदन की इस जीत की असली चमक सबसे ज्यादा स्टेफी के चेहरे पर खुशी बनकर झलक रही थी। स्टेफी की आंखों में अपने लिए यह खुशी और परवाह देखकर चंदन का दिल बल्ले बल्ले करने लगा। उसकी सारी थकान जैसे पल भर में छूमंतर हो गई। दोनों एक बार फिर तस्वीरें खिंचवाने फोटो स्टूडियो पहुंचे।
कैमरे के पीछे खड़े फोटोग्राफर ने एक बार फिर उनके बीच की उस अनकही दूरी को भांप लिया और उन्हें एक दूसरे के थोड़ा और करीब आने का इशारा किया। चंदन अब भी झिझकते हुए अपना कदम आगे बढ़ाने की सोच ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। स्टेफी ने खुद अपने कदम आगे बढ़ाए और चंदन का हाथ पकड़कर बड़े ही अपनेपन से उसे अपने कंधे पर रख लिया। यह देखकर चंदन तो जैसे खुशी और अचरज से सन्न रह गया। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। सच ही तो है दोस्तों, जब एक औरत अपने ही हाथों से अपने जीवन साथी का हाथ अपने कंधे पर रखती है तो उस पल के सुकून और खुशी को शब्दों में बयां कर पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। चंदन का हाल भी उस वक्त कुछ ऐसा ही था, मानो उसे एक ही पल में दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के हजार सपने सजाए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी रूह तक को कपा देता है। एक ऐसा भयानक सच जिसकी उसने कभी अपनी सबसे डरावनी कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। सहमी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयां करने जाती है तो सांत्वना के बजाय उसे इनाम में मिलता है चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। पूजा जमीन पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों हुआ? यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और अंत में एक बहुत गहरी सीख भी देकर जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची, इसके लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असल धुरी है कमलेश। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास, ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर नहीं बल्कि उसके सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब अरुण जवान हो चुका है और पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जा रहा है। जिस लड़की को देखने पूरा परिवार जा रहा है उसका नाम है पूजा। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा अपनी बातों और आत्मविश्वास से सबका मन मोह लेती है। जब वह अपनी मीठी आवाज में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो मानो पूरा परिवार उस पर फिदा हो जाता है। अरुण तो जैसे उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। लेकिन इस पूरे कमरे में एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी की जगह एक उलझन थी। कमलेश को पूजा का यह मॉडर्न और बेबाक अंदाज बिल्कुल रास नहीं आता, लेकिन अरुण की खुशी और उसकी जिद के आगे कमलेश को झुकना ही पड़ता है। मन मारकर ही सही, वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियां सिर्फ एक रात की मेहमान हैं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है। अचानक रास्ते में उनकी नजर एक भारी भीड़ और शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सरेआम भड़क उठती है और हुक्म सुनाती है कि ये सब नौटंकी तुरंत बंद करो। गुस्से से आगबूला कमलेश आगे बढ़ती है। पूजा का हाथ झटक कर पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बेदर्दी से खींचकर निकाल लेती है। एक ही पल में, एक झटके में उसने वो रिश्ता तोड़ दिया जो कल ही जुड़ा था। जब कमलेश यह तूफान लेकर घर लौटती है तो घर में कोहराम मच जाता है। कमलेश का पति उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि जो रायता तुमने बिना सोचे समझे फैलाया है उसे अब तुम्हें ही समेटना होगा। बेचारा अरुण भी लाख मिन्नतें करता है, समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वह किसी की एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद कहानी में एक खूबसूरत और जज्बाती मोड़ आता है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास पहुंचती है। वह बहुत ही नरमी से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश जो भले ही पुरानी सोच की थी लेकिन दिल की साफ थी, पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है। उसका दिल पसीज जाता है और वह मुस्कुराकर कहती है कि मुझे बातें जरा देर से समझ आती हैं, लेकिन जब एक बार समझ आ जाएं तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कहकर कमलेश पूरे मान सम्मान के साथ वो अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और अरुण तथा पूजा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन शादी की इस चकाचौंध के बीच एक परेशानी छिपी थी। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बेहद खराब थी। तेज बुखार और बदन दर्द के कारण उसका बुरा हाल था। फेरों के वक्त भी वह दवाइयों के सहारे मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रही थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आती है वो रात जिसे हर नई नवेली दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद वह पूजा के करीब आने लगता है। पूजा जो दर्द और बुखार से टूट रही थी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अरुण से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तेज बुखार है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है,
प्लीज आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पर जैसे हवस और पति होने के गुरूर का भूत सवार था। उसने पूजा की एक न सुनी। पूजा के लगातार मिन्नतें करने, रोने और मना करने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। नई दुल्हन के वो सुनहरे सपने उसी बिस्तर पर बुरी तरह कुचल दिए गए। सुबह की किरणें कमरे में आईं, लेकिन पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से कराहते हुए बस रोए जा रही थी। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मानो कोई बहुत मामूली बात हुई हो। वह बड़े हक से कहता है कि अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, यह तो मेरा हक है, शादी के बाद तो यह सब होता ही है। यह सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि हक तूने मेरा किया है। शब्द सुनकर अरुण सन्न रह जाता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानगी को चोट लग जाती है। वह गुस्से से आगबूला होकर कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। यह कहकर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती पूजा जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश घर की और पड़ोस की कुछ औरतों से बात कर रही थी। पूजा के कानों में कमलेश की आवाज पड़ती है कि औरतें जितना किसी बम के फटने से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। यह एक वाक्य पूजा के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है, वहां अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में उसी की इज्जत का सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के इसी खौफ से हारकर एक जीती जागती हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा, शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा के पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक गई। पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी, लेकिन अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैवाहिक बल था, जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। इन दोनों कहानियों की तुलना करना इंसानियत के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को देखने जैसा है। दोनों ही कहानियां शादी और सुहागरात से शुरू होती हैं, लेकिन उनका सफर और अंजाम एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। एक तरफ चंदन और स्टेफी की कहानी है, जो सम्मान, धैर्य और प्यार की मिसाल है। दूसरी तरफ अरुण और पूजा की कहानी है, जो हवस, पति होने के झूठे गुरूर और वैवाहिक बलत्र जैसी समाज की भयानक सच्चाई को उजागर करती है। चंदन ने स्टेफी की बिना बोली गई ना और उदासी को समझा। उसने अपनी शारीरिक इच्छाओं को किनारे रखकर स्टेफी को समय दिया, उसे ओढ़ाया और खुद जमीन पर सो गया। उसने स्टेफी की खामोशी का सम्मान किया। अरुण ने पूजा की बीमारी, दर्द और उसके साफ शब्दों में कही गई ना को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने पूजा की स्थिति को समझने के बजाय सुहाग रात को सिर्फ अपनी शारीरिक भूख मिटाने का जरिया समझा और अपनी ही पत्नी का रब किया। चंदन की मर्दानगी इस बात में दिखी कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसकी इच्छाओं का सम्मान करे और उसके चेहरे पर मुस्कान लाए। उसने बिना कोई जोर जबरदस्ती किए सिर्फ अपने अच्छे व्यवहार से स्टेफी का दिल जीत लिया। अरुण ने अपनी मर्दानगी को अधिकार और ताकत से जोड़कर देखा। उसे लगा कि पति होने का मतलब है औरत के शरीर पर पूरा कब्जा होना। अपनी गलती मानने के बजाय उसने उल्टे पूजा को धमकाया और अपनी हैवानियत को प्यार का नाम देकर उसे फिर से तोड़ा। चंदन के धैर्य और प्यार ने स्टेफी के मन के हर डर को खत्म कर दिया। जो स्टेफी शुरुआत में चंदन से दूरी बना रही थी, उसी ने आगे बढ़कर चंदन के कंधे पर हाथ रखा। उनका रिश्ता एक खूबसूरत और सुरक्षित बंधन में बदल गया। अरुण की हैवानियत ने एक नई नवेली दुल्हन के सारे सपने और उम्मीदें कुचल दी। पूजा के लिए वह शादी कोई पवित्र बंधन नहीं, बल्कि एक खौफनाक सजा बन गई, जिसमें वह घुट घुट कर जीने को मजबूर हो गई। अगर दोनों कहानियों को एक लाइन में समझना हो तो चंदन की कहानी सिखाती है कि सच्चा रिश्ता हक जताने से नहीं, बल्कि सम्मान देने और इंतजार करने से बनता है। वहीं अरुण की कहानी समाज की उस कड़वी और घिनौनी सच्चाई का आईना है, जहां कुछ लोग पति होने के ठप्पे को हैवानियत का लाइसेंस मान लेते हैं। चंदन ने शादी को दो दिलों का मिलन माना, जबकि अरुण ने इसे सिर्फ एक शारीरिक समझौता समझा, जहां औरत की सहमति की कोई कीमत नहीं थी। रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकती है, लेकिन अरुण जैसी मानसिकता वाले लोग डर और दबाव का महल खड़ा करते हैं, जहां एक औरत जीवन भर घुटने को मजबूर हो जाती है। अगर अरुण का अस्तित्व डराता है तो चंदन का होना दिल को एक गहरी तसल्ली देता है। चंदन कोई फिल्मी हीरो नहीं, बल्कि समाज में मौजूद उन समझदार पुरुषों का प्रतीक है जो रिश्तों को सींचना जानते हैं। चंदन ने अपनी पत्नी के दुखी चेहरे और उसकी खामोशी को पढ़ा। उसने अपनी इच्छाओं से ऊपर स्टेफी की भावनाओं और उसकी सहजता को रखा। चंदन ने यह साबित किया कि असली मर्दानगी ताकत दिखाकर किसी को डराने में नहीं, बल्कि अपने साथी को सुरक्षित महसूस कराने में है। जमीन पर सो जाना और पत्नी को ठंड से बचाने के लिए कंबल ओढ़ाना, ये छोटे कदम एक बड़े और सच्चे चरित्र की गवाही देते हैं। लड़कों को बचपन से यह सिखाया जाना चाहिए कि ना का मतलब ना होता है, चाहे वह आवाज किसी अजनबी की हो या पत्नी की।
शादी कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जो किसी भी तरह की जबरदस्ती को जायज ठहरा दे। आपसी सहमति हर रिश्ते की पहली शर्त होनी चाहिए। पुरुषों को अपनी भावनाओं को समझने और दूसरों की भावनाओं की कद्र करने की शिक्षा मिलनी चाहिए। रोना या धैर्य रखना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की निशानी है। अंत में यह बात पूरी तरह से सच है कि जब तक दुनिया में अरुण जैसे लोग हैं जो रिश्तों को अपनी जिद और हवस की भेंट चढ़ा देते हैं, तब तक चंदन जैसे लोग भी इस दुनिया का संतुलन बनाए रखेंगे, जो अपने प्यार और सम्मान से किसी भी रूठे हुए और डरे हुए दिल को जीत सकते हैं। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अच्छाई हमेशा अपने मौन और धैर्य से उसे हरा ही देती है। चंदन जैसे लोगों का होना इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि इस दुनिया में प्रेम, सम्मान और इंसानियत हमेशा सुरक्षित रहेंगे। एक औरत को शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? पति का हक या एक साथी का सम्मान? अरुण और चंदन की कहानी को सुनने के बाद आप सच्ची मर्दानगी को अपनी भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे? आपका नजरिया क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।